नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 26 ग्रामीण विकास के क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें 25 प्लस क्वेश्चन हैं और इससे संबंधित इसमें हम लोग देखेंगे और इसके संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें बनेंगी, वो भी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए, खासकर यूपी लेखपाल के लिए, जिसमें ग्रामीण विकास के जो 25 क्वेश्चन 100 में से पूछे जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपके सिलेक्शन होने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी इसका फ़ायदा जो है आपको एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 26। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता? ऑप्शन में दिया गया जौनपुर, बस्ती, बहराइच, गोंडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बलरामपुर जिले में इस नहर परियोजना का शिलान्यास किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कि कौन सा जिला जो है लाभान्वित नहीं होता, तो उसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर जिला जो है वो सरयू नहर परियोजना से लाभान्वित नहीं होता। सरयू नहर परियोजना से घाघरा, सरयू, ताप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी को भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। सरयू परियोजना जो है 2022 में पूरा किया जाएगा। 1978 में यह परियोजना घाघरा कैनाल के नाम से शुरू हुई थी। 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। और इसमें जो है लाभ लेने वाले अगर जिलों की बात करें तो बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर तक किसानों को लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और इस स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ में 2005 से लेकर 2012 तक यानी कि 7 वर्ष तक के लिए ही लाया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कटौती करके उसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना था। कुल प्रजनन अनुपात को 2012 तक 2.1 तक लाना है। प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत वर्तमान में है। तो इससे संबंधित ये बातें होंगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? कौन सा सूचकांक जो है सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? ऑप्शन में दिया गया मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक या लिंग संबंध विकास सूचकांक या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ये तीनों जो है वो सूचकांक मानव विकास संबंधित यानी सामाजिक विकास को इंगित करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आंसर इसका जो है डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास ऑब्जर्वेशन क्या है? मास ऑब्जर्वेशन क्या है ये बताना है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, इंग्लैंड की एक संस्था जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न है, सर्वेक्षण की एक प्रविधि है, निर्देशन की एक प्रविधि है या फिर अवलोकन प्रविधि का एक स्वरूप है। बताना इसमें से कौन सा आंसर से हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। मास ऑब्जर्वेशन जो है वो इंग्लैंड की एक संस्था जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न हुआ है, ठीक है। अब जब अवलोकन का कार्य जो है अवलोकनकर्ता के एक समूह द्वारा किया गया तो उसे मास ऑब्जर्वेशन या सामूहिक अवलोकन कहते हैं, ठीक है। मास अवलोकन या मास ऑब्जर्वेशन पद्धति को निम्न प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा इसमें सहभागी ऑब्जर्वेशन, दूसरा असहभागी ऑब्जर्वेशन, तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन या फिर नियंत्रित अवलोकन, और इसके बाद पांचवा नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन आदि। इतने सारे क्षेत्रों में जो इसको विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियों वाला लेकिन सबसे कम परिणाम देने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है ये बताना है। तो यह कथन जो है कहा गया था हेनरी पाइनकर के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, हेनरी पाइनकर ने यह कथन कहा था, ठीक है। समाजशास्त्र अध्ययन पद्धति की 2 श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाता है और उसमें आता है पहला गुणात्मक पद्धति, दूसरा होता है मात्रात्मक पद्धति, ठीक है। आगमन पद्धति में जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। निगमन पद्धति में जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर घटित घटना पर केंद्रित किया जाता है। तो ये कुछ बातें होंगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्न में से फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या उत्पादक है उत्तर प्रदेश, इनमें से बताना है। आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू, इनमें से कौन कौन से फसल के सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। यानी कि आलू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश और गन्ने उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद चावल की बात करें तो चावल का स्थान दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में, ठीक है।
और इस तरीके से गेहूं उत्पादन की बात करेंगे तो गेहूं उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है देश में, ठीक है। भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता की बात करेंगे तो पंजाब राज्य का है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो गेहूं का उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियाँ कृषक सदस्यों का कितने % ब्याज पर ऋण देती हैं, ये बताना है। तो प्रारंभिक कृषि ऋण समितियाँ जो है वो 3% ब्याज पर ऋण देती हैं। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल निगम विकास कार्यक्रम कितने % से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है। तो राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम जो है 80% से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों से जो है क्या कहते हैं कि वाले क्षेत्रों में जो है लागू किया गया है। तो इनमें जो है आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट 30%, ठीक है। 30% क्षेत्रों में, ये 30 नहीं यहाँ पे 80 होगा, ठीक है। ये 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 मिस प्रिंट है। 80%, ठीक है। 80% वाले क्षेत्र, कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो है लागू किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 80%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, इसको बताना किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का पुस्तक के लेखक की बात करें तो इरावती कर्वे ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से सही हो जाएगा, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे की अगर बात करें तो ये एक जो है क्या कहते हैं कि इन्होंने पुणे के एक डेक्कन कॉलेज में समाजशास्त्र और नव नृविज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। जी.एस. धुरिया की पुस्तक का नाम है भारत में जाति और प्रजाति, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी जीवन कार्यों, अनुभवों तथा विश्वास के बारे में स्वयं लिखे गए विवरण को क्या कहा जाता है। तो स्वयं लिखे विवरण को कहते हैं व्यक्तिगत प्रलेख, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की चित्रकला की शैली निम्न में से कौन सी है, ठीक है। इसमें से बताना कि भारत में चित्रकला की शैली कौन थी। तो अगर आंसर की बात करें तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगी। गुलेरी शैली, कांगड़ा शैली और किशनगढ़ शैली, ये तीनों कलाएं जो है भारत में चित्रकला की शैली है, ठीक है। भारत में चित्रकला की शैलियों की बात करें तो जैन शैली आती है, पाल शैली है, अपभ्रंश शैली है, मुगल शैली, पटना शैली, दक्कन शैली, गुजरात शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, मालवा शैली, ठीक है, अलवर शैली, जम्मू शैली, कांगड़ा शैली, ठीक है, नाथ द्वारा शैली। ये सारे शैलियाँ जो है ये भारत में चित्रकला की शैलियाँ हैं। तो इसमें से कांगड़ा, गुलेरी, किशनगढ़ शैली भी आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत कवि मलुकदास ये किस जिले से थे उत्तर प्रदेश के, ये बताना। तो संत कवि मलुकदास जो थे वो कला कौशाम्बी के थे, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, कला कौशाम्बी, ठीक है। वर्तमान में जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। कवि मलुकदास की रचनाओं की संख्या टोटल कितना है, टोटल 12 है। इन्होंने 12 रचनाओं की रचना की था। उनमें से प्रमुख मलुकदास की रचनाओं की बात करें तो गुरु प्रताप, रतन खान, रामावतार लीला, साखी, सुख सागर, 10 रत्न आदि हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बारे में होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान किया गया वह कौन सा वर्ष था, ये बताना। तो उर्दू को जो है सन 1989 में जो है द्वितीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश के मान्यता प्रदान किया गया सरकारी, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। उर्दू भाषा हिंद आर्य भाषा है। उर्दू में जो है अरबी, फारसी और संस्कृत के तद्भव शब्द अधिक हैं और ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो है अब जो है जम्मू कश्मीर की भी मुख्य प्रशासनिक भाषा है। उर्दू जो है तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त द्वितीय शासकीय भाषा है। तेलंगाना में 2017 में जो उर्दू को द्वितीय राजभाषा का घोषित किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से बातें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले में के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान, घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। अब वो बताना कि वो कौन सा चीज़ है जिसके द्वारा यह किया जाता है अमेठी जिलों में। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सरपत। वो जो है जो उगने वाली है बहुवर्षीय घास है उसका नाम है सरपत। सरपत है जो अमेठी जिले में तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान बनाते हैं और इसे मंजू या मूंज उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। नदियों के किनारे या बलुई जमीन पर अधिक उगती है। मूंज आपने सुना होगा, इसे सरपत भी कहा जाता है। इसे डली या सूप आदि बनाया जाता है। ये जो है कुश की तरह होती है, लंबी चरहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। आंसर इसका इलाहाबाद होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है महोबा, ठीक है। महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा, इलाहाबाद।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला किस शहर में लगता है, तो इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में लगता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है टोटल अगर हम इसके बात करें प्रयागराज की, तो गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का जो है त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में। ठीक है, नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और प्रयागराज के अलावा और 3 जगह ये जो है कुंभ मेला का आयोजन होता है। पहला उसमें हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा प्रयागराज। तो इन्हीं 4 जगहों पूरे भारत में जो है कुंभ का मेला लगता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, अब दूसरा नाम इसका क्या है लखनऊ घराने का, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब घराना। इसको पूरब घराना भी कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा पूरब घराना। ठीक है, लखनऊ घराना जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जो है कथक जो है कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनके दरबार में ये जन्म हुआ था। ठीक, इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जानते हैं। इस घराने से जो है शंभू महाराज, लक्षू महाराज, कालका महाराज, अक्षन महाराज आज जो है कथक नर्तक संबंधित है। ठीक है, लखनऊ घराना जो है तबला वादन के 6 मुख्य घरानों या शैलियों में से एक है। लखनऊ घराना जो है दिल्ली घराना से निकला हुआ है और इसकी नींव जो है बख्शू खान और मोदू खान ने लखनऊ में डाली थी। ठीक है, इस घराने के प्रमुख कलाकार की बात करें तो उस्ताद आफाक हुसैन खान, पंडित स्वप्न चौधरी, उस्ताद जुल्फिकार हुसैन आदि लोग हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लट्ठमार होली के लिए जो है निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है ये बताना। तो लट्ठमार होली कहाँ पर खेली जाती है खास आमतौर पर ये बताना। तो लट्ठमार होली जो है बरसाना में खेला जाता है। आंसर इसका जो है बी पार्ट से हो जाएगा बरसाना। ठीक है, और ये सारे जो मथुरा में ही पड़ते हैं, लेकिन बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती है। ठीक है, मथुरा के 2 कस्बे हैं जहाँ पर ये होली इस तरीके से खेली जाती है। पहला है बरसाना, दूसरा है नंदगांव। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा तो आंसर आप दोनों मार सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी % आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी रहती है बताना। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। 77.73% जो है आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सी रंगराजन की समिति के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता का अनुपात कितना है। अगर हम निर्धनता के अनुपात की बात करेंगे तो 29.5%। ठीक है, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ये डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है। मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार या भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण या भूमिहीनों की कृषि योग्य भूमि का वितरण या फिर चकबंदी। इनमें से बताना कौन सा सही है भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर सभी हो जाएगा, सभी सही है भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, इसमें जो है मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया भूमि सुधार से संबंधित, काश्तकारी सुधार किया गया, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया, भूमिहीन की कृषि योग्य भूमि का वितरण भी किया गया और चकबंदी भी इसमें कई की गई। तो इस तरीके से इसमें आंसर 4-5 सही हैं जो कि इसमें डी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित फसलों में से कौन सी सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है, सबसे बड़ा सिंचाई जल या जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा फसल है, तो वो होता है दालें। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये इसमें गलत दिया गया आंसर, ये नहीं होगा, दालें नहीं होगा, सॉरी, इसमें डी पार्ट होगा। ठीक है, गन्ना जो है सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। गन्ना में सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो है लगता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर ब्राज़ील है। अब भारत के प्रमुख गन्ना अनुसंधान केंद्र हैं, जो कि एक है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान जो है भारत गन्ना का वो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कानपुर में है। बसंत दाद शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। चीनी प्रौद्योगिकी मिशन जो है नई दिल्ली में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरीके से कुछ बातें होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कृषि उपज एवं उसके उत्पादक क्षेत्रों में युग्मों में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना। जूट पश्चिम बंगाल, गन्ना उत्तर प्रदेश, कहवा आंध्र प्रदेश या फिर तिलहन गुजरात। तो अगर इसमें कौन सा गलत है आंसर ये बताना है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, कहवा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं होता। ठीक है, कहवा जो है भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था और भारतीय कहवा को जो है मधुर कहवा कहा जाता है। ठीक है, कहवा के लिए भौगोलिक दशाओं की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान इसमें 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। आसपास जो है छायादार वृक्ष होने चाहिए। वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच मानी जाती है। और मिट्टी की बात करें तो इसमें दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है,
कहवा उत्पादन में जो है भारत का 6ठा स्थान आता है। कहवा भारत के 3 क्षेत्रों में उगाई जाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब इसमें दिया गया आंध्र प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील। ये आपको याद रखना है, ब्राज़ील। भारत का स्थान 6वां स्थान आता है, दूसरे स्थान पर वियतनाम, तीसरे स्थान पर कोलंबिया का स्थान आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कुछ बातें हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सूची है उसको मिलान करना है, ठीक है। 4 उत्पादक क्षेत्र है और राज्य है, तो बताना रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पर है, तो ये रत्नागिरी 4 उत्पादक क्षेत्र है और ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। इसका आंसर जो है चौथा हो जाएगा। कांगड़ा, कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसका आंसर ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद देहरादून, देहरादून की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से इसके आंसर हो जाएंगे सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IR8 और रत्ना किसकी जातियां हैं, ये बताना है। किस फसल की मतलब हाइब्रिड जातियां हैं, ये नाम है हाइब्रिड प्रजातियों के, IR8 और रत्ना। तो ये IR8 और रत्ना जो है ये किसकी प्रजातियां हैं, तो ये हैं चावल की, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, चावल की, ठीक है। IR8 1960 के दशक के शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा जो है विकसित एक उच्च उपज देने वाली अर्धबौनी चावल की किस्म होती है। 1966 में जो है IR8 को फिलीपींस और भारत में पेश किया गया था, ठीक है। इसने जो है हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। धान की प्रजातियों की बात करें तो उसमें रत्ना है, अर्चना है, सीता है, जया है, ठीक है। ये सारी धान की प्रजातियां हैं। जया है, सुजाता है, कनक है, पंकज है, ये सारी जो है धान की प्रजातियां हैं। तो आपको ये भी याद रखना, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन 26 प्रैक्टिस सेट का, जिसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और फीडबैक कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, ठीक है।